जय हिंद एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और स्वतंत्रता हमारी बनी रहे, हमारा कल्चर जो है बना रहे हमारे देश का। बहुत सुंदर देश है हमारा। बस अभी तो राग देश सीखा नहीं है। खमाज थाट का राग है राग देश। कोमल निषाद और शुद्ध निषाद दोनों लगते हैं। कभी और अच्छे से सीखेंगे तो सुनाएंगे आपको वंदे मातरम और अच्छे से। आज 10th का दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, ये भी छोटा ही चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। जो चार्ट बनाया है ये आप याद रख लेना, इससे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन आता है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहां मेन उद्देश्य है कि पैसा कमाना है। ठीक है, अब देखो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। पहले इस चार्ट को समझा देता हूं मैं आपको, क्लासिफिकेशन को। देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर 3 सेक्टर होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन 3 आपकी किताब में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एक होता क्वार्टिनरी, एक होता क्वीनरी। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में बता देता है आपको। देखो, प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां नेचुरल रिसोर्स का यूज होता है। इसके अंदर एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, और ये डायरेक्ट यूज करता है, तो ये इसको एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर भी बोला जाता है। प्राइमरी सेक्टर सबसे प्रधान सेक्टर है ये। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है। ये पेपर में आता है 1 मार्क्स में, आपको ध्यान रखना। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं सारी की सारी। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में सेकेंडरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अब देखो टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। इसके अंदर आईटी, बैंकिंग, बीपीओ, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। लेकिन 2 और सेक्टर्स हैं, ये मैंने एडिशनल लिखा है क्योंकि 5 सेक्टर्स होते हैं कुल मिला के नेचर के बेसिस पे इकोनॉमी के अंदर। क्वार्टिनरी सेक्टर, क्वार्टिनरी सेक्टर के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट ये बड़े लेवल पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। और क्वीनरी सेक्टर के अंदर ब्यूरोक्रेसी और ये डिसीजन मेकिंग सारी चीजें आती है। चाहो तो ये लिख सकते हो, सामने वाला कहेगा कहां से सीख के लाए हो, यहां से सीख के लाए हो कह सकते हो। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, चलो पहले इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले और बात करते हैं। अब देखो इन तीनों का कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर को आप कंपेयर कैसे करोगे? रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में था, प्रोसेसिंग हुई सेकेंडरी सेक्टर में, और फाइनल स्टेज में अब कोई सामान मार्केट में सेल होने के लिए आ गया तो वो टर्शरी सेक्टर हो गया। जैसे किसान ने वीट उगाया, ठीक है, गेहूं उगाया, उसको उगाने के बाद उसका आटा बनेगा भाई। ठीक है, आटा बन गया, आटा बनने के बाद ब्रेड बन गई, या और उसके अलग अलग मैदा बन गया, सूजी बन गई, कुछ भी बन गया। तो उसके बाद फिर ये खाली पड़ा थोड़ी रहेगा वो आटा, वो कहीं बिकने भी आएगा, मार्केट में सेल होने भी आएगा। और उसके साथ साथ ब्रेड बनी है तो ब्रेड भाई सेल होने के लिए भी तो आएगी। तो ट्रांसपोर्ट और जो बेचने वाले हैं, कहीं सुपरमार्केट में आया, कहीं दुकान में आया, तो वो फाइनल स्टेज में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉटन का एग्जाम्पल बना देना। यहाँ पर कॉटन उगा, कपड़ा बना, शर्ट बनी और फाइनल सेल होने के लिए मार्केट में आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, जो मर्जी वो इसमें एग्जाम्पल लिख देना। अब देखो हिस्टोरिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। ये तीनों सेक्टर के अंदर क्या क्या हुआ। 1970s के अंदर टर्शरी सेक्टर को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली, क्योंकि उस समय सर्विस सेक्टर ज्यादा था नहीं। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना कि कैपिटल इकोनॉमी, ना कि क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये एक मिक्स्ड काइंड ऑफ इकोनॉमी इंडिया की है, ये भी ध्यान रखना। 1970s में बड़े लेवल पे टर्शरी सेक्टर को ग्रोथ मिली, लेकिन जो किताब में नहीं लिखा है, 1991 में हुआ एलपीजी रिफॉर्म्स आफ्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट आया और इसके बाद बड़े लेवल पे तीनों सेक्टर्स को बहुत बड़ा एक ग्रोथ यहां पर देखने को मिली, खासकर टर्शरी सेक्टर को। और टर्शरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अलग अलग जगह एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, कैसे कैसे अलग अलग जगह लोग एम्प्लॉयड हैं इन सेक्टर्स के अंदर। प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इन सारे सेक्टर्स में से, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब पूछ लेगा आपसे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि जितने व्यक्ति, जितने बंदे रिक्वायर्ड हैं काम के लिए, उससे ज्यादा है। कहीं खेत में कहीं पर काम हो रहा है तो 5 लोग अगर वो काम कर सकते हैं और आए 10 लोग हैं, तो कुछ क्या करेंगे? ताश खेलेंगे। टक टक टक, एक का आया, तेरा राजा रानी गुलाम आया, कोई बीड़ी फूकेगा, कोई खैनी रगड़ेगा, कोई सुरती रगड़ेगा, सुरती दबाएगा, ठीक है, कोई गुटखा खाएगा, कोई थूकेगा गुटखा,
तो ये सारी चीजें हैं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से यहां प्रॉब्लम है। ये बंदे कहीं और भी काम आ सकते हैं, लेकिन ये यहां घुसे पड़े हैं जबरदस्ती काम करने के लिए। अब देखो टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर यही है, और बड़े लेवल पे बिजनेस जितने आज चल रहे हैं ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। अब और आगे देखो, थोड़ा जीडीपी के बारे में भी किताब में बताया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं। जीडीपी ये देखो यहां पर लिखा है, जगह नहीं रहती बोर्ड में तो यहां पर लिख दिया मैंने। जीडीपी को बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। या एक पर्टिकुलर टर्म में कितना गुड्स और सर्विस फाइनल, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल होना चाहिए, बन के पूरा तैयार होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो टोटल वैल्यू है वो जीडीपी है। जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज्यादा, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा रहती है और वो कंट्री उतनी स्ट्रांग रहती है इकोनॉमिकली। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है जीडीपी को, ये भी ध्यान रख लेना। अब जो हम अगली बात कर रहे थे उसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देखो काम के आधार पर दो सेक्टर्स बने हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जो ऑफिस गोइंग जितने लोग हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अंदर क्या क्या है, देखो जॉब सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। फिक्स्ड पे है इन लोगों की, बिल्कुल है। और फिक्स्ड शेड्यूल है। सरकारी लोग, सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, मेडिकल में चले गए, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट उनको उनकी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। और छुट्टियां मिल जाती हैं, फिक्स्ड काम रहता है, भाई 10 से 5 ही करना है, ये वाला काम रहता है। और ऑफिस गोइंग वाला भी रहता है क्योंकि उनका एक फिक्स्ड शेड्यूल है, ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर डेली वेज वर्कर आ गए। अब यहां गिग वर्क लिखा है, देखो मैंने गिग वर्क। गिग वर्क क्या होता है? गिग वर्क जैसे आपने डिलीवरी पार्टनर्स सुना होगा, ठीक है, कैब ड्राइवर सुना होगा, तो ये लोग सब गिग वर्क के अंदर आते हैं। अब वेंडर्स भी इसमें से एक है, और इनमें प्रॉब्लम यह है कि यार इनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट रिक्वायर्ड रहता है, जैसे इनके लिए इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारी चीजें। ये गिग वर्क के लिए एक बंदा काम करता था पहले से, राघव चड्डा, यूथ लीडर, ठीक है। तो गिग वर्क के बारे में बहुत बात करता था बंदा, लेकिन अब क्या कहता है वो, क्या होता है वो, घुरी घुरी साइमन, मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूं। तो चड्डा तुमने बढ़िया दिन दिखा दिया भाई सब लोगों को, ठीक है, पार्टी बदल के। चलो ये सब तो पॉलिटिक्स में लगे रहता है, लेकिन गिग वर्क वालों का काम ऐसी है, ठीक है, ये जितने लोग हैं। तो मीम आता ना, मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूं, ऐसा कहता है। अब देखो भाई आगे, ओनरशिप के बेसिस पे क्या कैसे कैसे डिवाइड है, ठीक है, कैसे कैसे सेक्टर्स अलग अलग बने हुए हैं। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स को बोलते हैं पीएसयूज। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो पीएसयूज कहा जाता है इनको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BHEL, ठीक है, जो पहाड़ी लोग देख रहे होंगे ये BHEL भेल को कुछ और पढ़ रहे होंगे, रन करा, ठीक है। तो BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। ये सारी कंपनी सरकारी कंपनीज है। अब प्राइवेट सेक्टर में देखो, टिस्को, इसको आपने सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, और जितने प्राइवेट कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है जितनी जितनी। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है? मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, पहले से था अब नहीं है, तो ये ज्वाइंट सेक्टर है। दो कंपनीज मिलके काम करती हैं ज्वाइंट सेक्टर के अंदर, एक नया इनिशिएटिव बनाती हैं। तो मारुति सुजुकी बहुत फेमस है, सुजुकी जापान की है, मारुति इंडिया की कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव भी होता है ओनरशिप के अंदर, काफी सारे लोग एक ग्रुप मिलके पूरा ओन करता है उस चीज को। जैसे अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, मदर डेयरी, आंचल, ये सारी जितनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। इसमें आप लक्ष्मी चिट फंड का जिक्र मत दीजिएगा, जो कहती है उसमें 25 दिन में पैसा डबल, कौन सी मूवी का है यार, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो 25 दिन में पैसा डबल कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, अमूल का एग्जाम्पल दीजिएगा, पूछता भी इसके बारे में। इतना सब तो देख लिया, लेकिन अब यार एम्प्लॉयमेंट की बात है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर। तो देखो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, कैसे एम्प्लॉयमेंट सरकार क्रिएट करेगी। तो सरकार अलग अलग स्कीम्स लाती है, जैसे एग्रीकल्चर में काफी सारी स्कीम्स, MSMEs के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है, ठीक है। तो मिनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है MSME का। और यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं राइट टू वर्क, देखो इसके अंदर भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलेगी। MG नरेगा या मनरेगा भी इसे कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लाई सरकार इसको, और इसमें इन्होंने गारंटी करा 100 दिन का काम।
अगर काम दे पा रहे हैं रूरल एरियाज में तो ठीक है 100 दिन का, अदरवाइज काम नहीं है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ये रूरल एरियाज के लिए। लेकिन अब ये मनरेगा को बदल दिया गया है, इसका नाम करंट गवर्नमेंट ने इसका नाम रख दिया है VBG रामजी 2025, क्योंकि 2025 में आया। मैं पिछले साल बता रहा था काफी सारे स्टूडेंट्स को, तो उनको भी बताया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। जहां मनरेगा में 100 दिन का काम था, यहाँ 125 दिन का काम है। ये तो गारंटी कर रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से अलग अलग योजनाएं लाती है, खासकर एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी योजनाएं रहती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, छोटा ही चैप्टर है, इसमें से आपको ध्यान रखना है ये क्लासिफिकेशन और जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ये क्लासिफिकेशन तो आता है, 5 मार्क्स में आ सकता है, तो बड़ा आएगा तो ऐसे चार्ट बना देना भाई, थोड़ा बहुत समझा देना इसके बारे में। ठीक है, तो जीडीपी के बारे में ध्यान रखना और ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। मनरेगा से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप ज्यादा थोड़ा करंट को देखते हो तो आप VBG राम जी का भी रेफरेंस अपने एग्जाम में दे सकते हो। तो इसी के साथ हमने जो पढ़ लिया है, ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और ठीक है, जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक और बार।